गहरी रात थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। दीवान पर टंगी घड़ी की टिकटिक उसके धड़कते दिल की तरह तेज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि आज उसकी मोहब्बत उसके करीब थी। उसकी प्रिया पूरे 3 साल बाद लौट आई थी और अर्जुन का दिल उसे छूने के लिए मचल रहा था। वह उसे अपनी बाहों में लेकर अपने तड़पते दिल को सुकून देना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी प्रिया की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। प्रिया 3 साल बाद वापस तो आ गई थी, मगर वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक अनजाना दर्द और दिल में एक अजीब सी खामोशी। प्रिया का यह ठंडापन अर्जुन के कदमों में जंजीर डाल रहा था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन क्या प्रिया उसे फिर से पहले की तरह अपना सकेगी? वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ खिड़की के पास आया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलकर बालकनी में चला जाए। वह खिड़की से ही बालकनी के बाहर देखने लगा, जहां प्रिया बैठी हुई थी और आसमान की ओर देखते हुए जैसे किसी उलझन में खोई थी। अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने खुद को बहुत मजबूत बनाया। वह प्रिया का सामना करना चाहता था, उसके गुस्से को सहने के लिए भी तैयार था, क्योंकि अर्जुन ने हरकत ही ऐसी की थी। उसने गलती की थी, बल्कि वह तो प्रिया से थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार था। लेकिन जब से प्रिया वापस आई थी, उसके होंठों पर एक भी सवाल नहीं था। यह चुप्पी उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। वह चाहता था कि प्रिया उससे लड़े, उसे ताने मारे, उसके गुनाहों की सजा दे, मगर यह चुप्पी तो उसे तोड़ रही थी। क्या वह अब मुझसे कभी पहले की तरह बात करेगी? उसने खुद से सवाल किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बालकनी का दरवाज़ा खोलते हुए प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने शायद उसकी आहट सुन ली थी, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, प्रिया, इस चांद को यूं घूरने से तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रिया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर वापस आसमान की ओर देखने लगी। मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तुमने 3 साल लगा दिए अर्जुन। अब मुझे जवाबों की फिक्र नहीं रही। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर दर्द भी। अर्जुन को उसका यह बर्ताव और भी बेचैन कर गया। उसने आगे बढ़कर धीरे से उसकी कलाई थामी। मैंने जो किया उसका मुझे अफसोस है प्रिया, पर क्या मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं बचा? प्रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहें नम थीं, पर ठंडी भी। मोहब्बत बस अफसोस से नहीं चलती अर्जुन, मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए होती है। अर्जुन ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ लीं। मोहब्बत अफसोस से नहीं, लेकिन इंतजार से तो चलती है ना। मैं तुम्हारे लिए 3 साल तक तड़पा हूं, तुम्हें हर रोज याद किया है, तुम्हारी तलाश में हर जगह भटका हूं। क्या यह सब कुछ भी नहीं? प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें झुक गईं, लेकिन अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा प्रिया, अब नहीं। उसकी गहरी नम आंखों में प्यार था। अर्जुन ने बेकरार होकर प्रिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वह पूरे 3 साल से उसके लिए तड़प रहा था। जब उसने प्रिया के नरम वजूद को महसूस किया, तो जैसे उसके पूरे शरीर में ठंडक सी उतर गई थी। उसकी रूह को एक सुकून मिला था। प्रिया उसकी बाहों में कसमसाई, लेकिन अर्जुन ने उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर सरगोशी में कहा, नहीं प्रिया, जितनी सजा देनी थी दे दी, अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ये कहते कहते उसने अपने होंठ प्रिया के कानों पर रख दिए। वह धीरे धीरे उसके वजूद की नरमी में खोने लगा था, लेकिन अचानक ही प्रिया ने उसे जोर से धक्का दिया। अर्जुन 2 कदम पीछे हटा और हैरानी से प्रिया को देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे 3 सालों का हिसाब तो ले लो अर्जुन। मैंने ये 3 साल कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे? शायद हकीकत जानने के बाद तुम मुझे करीब लाना भी पसंद ना करो। अर्जुन आंखें फाड़े अपनी मोहब्बत को देख रहा था। जैसे ही प्रिया ने होंठ खोले और जो कुछ उसने बताया, अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। उसने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि पूरे 3 साल तक उसकी पत्नी यह काम कर रही थी।
उसने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि हवेली का जमींदार अर्जुन सिंह उसका शौहर बन जाएगा, उसके जिस्म और जान का मालिक। अभी कुछ ही देर पहले अर्जुन सिंह के फ्लैट में उसका निकाह हुआ था। मौलाना साहब और गवाहों के सामने उसने कबूल है कहा था, और अब वह रसोई में खड़ी डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसे पता था कि अगर हवेली में मौजूद अर्जुन की माँ या उसके दादा को इस बात की भनक भी लग गई तो उसकी मौत तय थी। आखिर उसकी हैसियत ही क्या थी जो वह अर्जुन सिंह की बीवी बनती। वह इस हवेली की एक छोटी सी नौकरानी थी। उसने गहरी सांस ली, सुकून की। अर्जुन सिंह एक सरदार थे, कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने देखा था कि पूरे हवेली पर उनका राज चलता था। जो वह कह देते वही आखिरी फैसला माना जाता था। उनके हर हुक्म की तामील होती थी। कोई उनकी बात टालने की जुर्रत नहीं करता था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जो भी हो, ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह एक गरीब लड़की जो इस घर के झूठे बर्तन साफ करती थी, आज इस हवेली की मालकिन बन बैठी थी। इस हवेली के मालिक अर्जुन सिंह के दिल पर राज करती थी। तभी तो अर्जुन सिंह ने उससे निकाह किया था। ये सोचकर ही प्रिया के दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। मगर इस नादान लड़की को यह नहीं पता था कि जल्द ही अर्जुन सिंह उसे अपने पैरों तले रौंदने वाला था। रोहन उसका सबसे भरोसेमंद साथी, उसका राइट हैंड था, जो उसके हर गलत काम में पूरी तरह शामिल रहता था। वह इन्हीं बातों में खोया गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक लड़की आ गई। या तो वह लड़की बेधानी में सड़क पर चल रही थी, या फिर विक्रम खुद ही गाड़ी को असंतुलित कर रहा था, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। उसकी गाड़ी बुरी तरह डगमगा गई थी। इससे पहले कि वह लड़की को अपनी गाड़ी से टकराकर दूर कहीं उछाल देता, उसने तुरंत ब्रेक लगाया, वरना वह लड़की कुचल जाती। सड़क के बीच यह हादसा उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था। अभी फिलहाल वह भूषण वाले मामले में उलझा हुआ था और किसी दूसरे मामले को अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। उसे इस वक्त उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा और नफरत भरी नजरों के साथ गाड़ी से बाहर निकला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उस लड़की को, जो जमीन पर पड़ी थी, सचमुच जोरदार टक्कर मार दे। वह लड़की काले रंग के सलवार सूट में थी। दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था, जिस पर लगे कुछ सितारे धूप की तेज रोशनी में चमक रहे थे। धूप की वजह से उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन गिरने की वजह से मास्क उसके चेहरे से हट चुका था। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर विक्रम सही समय पर ब्रेक ना लगाता तो सचमुच एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रम जिस कदर गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आया था, सामने सड़क पर दर्द से कराहती उस लड़की को देखकर कुछ पल के लिए वह अपनी जगह पर ठहर सा गया। कितनी ही देर तक वह उस लड़की को देखता रहा। सड़क पर इस वक्त गाड़ियों का आवागमन ना के बराबर था, क्योंकि जून की तपती दोपहरी में लोग कम ही घर से बाहर निकलते हैं। और फिर जहां वे लोग थे, वह शहर से हटकर एक रास्ता था जहां से गाड़ियां बहुत कम आती जाती थीं। विक्रम खुराना की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थीं, जबकि जमीन पर पड़ी नेहा बुरी तरह कांप रही थी। विक्रम को अपने पास महसूस करके उसने जल्दी से अपनी नजरें उठाई थीं, और यही वह पल था जिसमें विक्रम खुराना अपनी पूरी जिंदगी लुटा बैठा था। क्या कुछ नहीं था उन आंखों में। उन आंखों की गहराई जैसे समंदर से भी गहरी थी, और समंदर जैसा हल्का नीला रंग। आज तक उसने ऐसी खूबसूरत और गहरी आंखें नहीं देखी थीं। वह उसकी हल्की नीली आंखों को गौर से देख रहा था। दूध या सफेद रंगत पर काले कपड़ों का मेल बेमिसाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले आसमान में चांद निकल आया हो। वह उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा, जबकि नेहा सिमटकर थोड़ा सा पीछे हट गई थी। उसका चेहरा बेहद मासूम था। गुलाबी रंगत पर गर्मी की हल्की लाली थी। उसके होंठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर विक्रम को अपने गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। बेधानी में उसकी उंगलियां नेहा के चेहरे की तरफ उठने लगीं थीं, जैसे वह उसे छूकर महसूस करना चाहता हो कि उसके सामने सचमुच एक लड़की मौजूद है, या वह कोई सपना देख रहा है।
इससे पहले कि वह नेहा के चेहरे को छूता या कुछ कहता, नेहा ने डर से अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। अपने करीब एक अनजान नौजवान को बैठे देख वह अपनी जगह पर सन्न रह गई। 6 फुट से अधिक का लंबा कद, चौड़ी छाती, गेहुआ रंगत और चेहरे पर सजी हल्की शेव जो उसे और भी दिलकश बना रही थी। वह किसी शाही रियासत के राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने काले रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। लेकिन अचानक नेहा को अपनी हालत का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। बिना कुछ बोले वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। उसकी हड़बड़ाहट देखकर विक्रम भी होश में आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। ना जाने क्यों यह लड़की उसे कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। वह बिना कुछ कहे सड़क पार करती चली गई, जबकि विक्रम जो उस लड़की को अच्छी खासी सुनाने के इरादे से गाड़ी से उतारा था, अब चुपचाप उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। इतनी हसीन और मासूम लड़की उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। हाँ, वह दुनिया भर की खूबसूरती देख चुका था, कई देशों की सैर कर चुका था, लेकिन ऐसी मासूमियत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका घबराना, घबराकर अपना दुपट्टा ठीक करना, डर से आंखें मीच लेना और अपने डर को काबू करने के लिए बेदर्दी से अपने नाजुक होठों को कुचलना, सब कुछ विक्रम को एक अजीब सी हालत में डाल चुका था। अचानक पीछे से हॉर्न बजा तो वह चौंक कर होश में आया। वह पलटने ही वाला था कि उसकी नज़र नीचे जमीन पर पड़े एक आईडी कार्ड पर पड़ी। उसकी आंखें और ज्यादा चमक उठीं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर गई। अगर इस वक्त रोहन, उसकी दादी या कोई भी नौकर उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। उसने झुककर वह पहचान पत्र उठाया जिस पर नेहा लिखा था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वह खुशी खुशी अपनी कार की ओर बढ़ा। दिल में एक ऐसा सुकून था जैसे आज उसने सब कुछ पा लिया। उसकी मंजिल अब बहुत करीब थी। जिस चीज की उसे तलाश थी शायद वह उसे मिल गई थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी, मैं तुम्हारी शादी अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। और विक्रम हमेशा इस बात को नकार देता था। मुझे शादी नहीं करनी दादी, अब मुझसे कुछ भी मांग ले, बस शादी का जिक्र ना किया करे, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में ना जाने कितनी लड़कियां आई हैं, लेकिन वे सब की सब दौलत की भूखी थीं। दादी हमेशा उसके जवाब पर नाराज हो जाती थीं। उन्हें पता था कि उनका यह पोता उनके हाथ में नहीं है। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर पहुंचते ही विक्रम ने रोहन को उसका आईडी कार्ड दिया और उसकी तस्वीर भेज दी। साथ में सिर्फ एक मैसेज लिखा, मुझे रात तक इस लड़की की सारी जानकारी चाहिए। रोहन ने यह मैसेज पढ़ते ही डर से पसीना पसीना हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर जरा भी देर हुई तो विक्रम उसे माफ नहीं करेगा। घर के पोर्च में लक्ष्मी जी पहले से ही तैयार खड़ी थीं, अपने पोते का इंतजार कर रही थीं। विक्रम कार रोकते ही दादी के पास आया। सबसे पहले उनके पैर छुए और फिर उनके गले में बाहें डालकर लाड जताने लगा। दादी ने पोते को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उनके लिए कार का दरवाजा खोला, लेकिन लक्ष्मी जी ने हैरानी से उसके चेहरे की हल्की मुस्कान को देखा और सवालिया लहजे में बोली, लगता है कुछ गड़बड़ है, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? वैसे तो तुम्हें मुस्कुराने पर जैसे टैक्स लगता है। विक्रम ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बहुत जल्द आपकी बहू आपके पास आने वाली है, शायद मेरी मुस्कान उसी की वजह से है। लक्ष्मी जी ने पहले सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसके गंभीर लहजे ने उन्हें चौंका दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उनकी हैरत से भरी आवाज विक्रम के कानों में पड़ी तो वह जोर से हंस पड़ा, जिंदगी से भरपूर हंसी। लक्ष्मी जी ने तुरंत उसकी नजर उतारी। उनका पोता वाकई बेहद खूबसूरत था। उनके 2 और पोते भी थे, लेकिन जो बात विक्रम खुराना में थी वह किसी और में नहीं थी। यकीन कर लें दादी, क्योंकि आपके पोते को उसकी पसंद की लड़की मिल चुकी है और जल्द ही वह आपकी बहू बनने वाली है। लक्ष्मी जी ने सुकून की सांस ली थी कि शायद विक्रम की शादी का सपना अब जल्द ही पूरा होगा। विक्रम ने कार रिवर्स की और सीधे एनजीओ की ओर निकल पड़ा। उसका मूड आज बेमिसाल था। उसका बस नहीं चल रहा था
कि वह क्या कर डाले। वह अपने जज्बात छुपाने में बेहद माहिर था, लेकिन आज वह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा थी, होठों पर मुस्कान। कुछ देर बाद वे लोग एनजीओ से वापस लौट आए थे। आज विक्रम ने वहां जाकर कोई जल्दबाजी नहीं की थी। वह बस एक कोने में बैठा उस पहचान पत्र में मौजूद उस लड़की की तस्वीर को देखता रहा। देखते देखते उसने हल्की सरगोशी में कहा, नेहा, बहुत जल्द तुम मेरी आगोश में होगी और तुम पर अपनी मोहब्बत की बारिश इस कदर करूंगा कि मैं तुम्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगा। तभी अचानक उसकी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, पसंद बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दादी का आशीर्वाद सुनकर विक्रम के होंठों पर फिर से गहरी मुस्कान आ गई। उन्हें दिल से खुशी हो रही थी कि विक्रम खुराना अपने लिए किसी को चुन चुका है। उन्हें पता था कि उनका यह पोता इतनी जल्दी किसी के लिए हाँ नहीं करता, और अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वह उसे हासिल करके ही दम लेता है। लेकिन जो चीज़ उसे नहीं मिलती वह उसे बर्बाद कर देता है, किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ता। उसका मानना था, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वह किसी और की भी नहीं। वह ऐसा ही था, जुनूनी जिद्दी, गुस्से में एकदम पागल हो जाने वाला। उसकी हर आदत से उसकी दादी वाकिफ थीं, इसलिए उन्होंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की कि यह लड़की उसे आसानी से मिल जाए, वरना विक्रम उसे भी बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। उसका एक जरूरी मीटिंग में जाने का इरादा था, लेकिन जब से उसने नेहा को देखा था तब से वह खुद को खो बैठा था। किसी भी चीज में उसका दिल नहीं लग रहा था। वह लगातार नेहा के बारे में ही सोच रहा था। वह कैसी होगी, क्या कर रही होगी, किस खानदान से होगी, उसके आसपास कौन होगा। ये सब सोचकर वह बस मुस्कुरा रहा था। आज उसके होंठों पर लगातार मुस्कान थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। दादी उसे देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वे क्या कर लें। उन्हें बस विक्रम की इजाजत चाहिए थी और वे तुरंत उस लड़की के घर जाना चाहती थीं। कई बार वे कह भी चुकी थीं, तू बस हुक्म कर, हम अभी चलते हैं और अभी तेरी पसंद को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। लेकिन विक्रम ने बस मुस्कुराकर इनकार में सिर हिला दिया था। अभी नहीं दादी, थोड़ा सा इंतजार और करें। शाम के वक्त उसके फोन पर रोहन का मैसेज आया। उसने बेचैनी से मैसेज खोला। सामने एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट था जिसमें नेहा की सारी जानकारी दी गई थी। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। ना जाने क्यों आज उसे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था। उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आई थीं, उसके साथ लंबे समय तक अपनी मर्जी से रही भी थीं, लेकिन जो जज्बात वह नेहा के लिए महसूस कर रहा था वह पहले कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किए थे। नेहा एक शालीन, सादगी पसंद और भगवान के बताए रास्ते पर चलने वाली लड़की थी। हर किसी से नरमी से बात करना उसकी आदत थी। उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी, बल्कि हर किसी से दयालुता से पेश आई थी। वह अपने माता पिता की चौथी बेटी थी। उससे बड़ी 3 बहनें थीं जो अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थीं। चारों बहनों में नेहा ने एक अलग ही खूबसूरती पाई थी और इसी खूबसूरती के चलते उसके बहुत कम उम्र से ही रिश्ते आने लगे थे। वह सिर्फ 20 साल की थी जब उसके लिए एक रिश्ता आया था। रिश्ता अच्छा था। लड़का आदित्य खुद का बिजनेस करता था, इसलिए नेहा के माता पिता ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और झटपट नेहा की शादी आदित्य से हो गई। आदित्य नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नेहा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसके पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह कुछ ही समय में विधवा हो चुकी थी और जो ससुराल उसकी जिंदगी में आई थी उसने उसे कुचलकर रख दिया। मनहूस कदम के ताने दिए गए। आदित्य की मौत का जिम्मेदार नेहा को ठहराया गया, लेकिन भगवान की कृपा थी कि उसका बाप एक इज्जतदार आदमी था। उसने अपनी बेटी को बोझ नहीं समझा और उसे चुपचाप अपने घर ले आया। आजकल वह एक स्कूल में काम कर रही थी। बच्चों को पढ़ाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम खुराना ने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में ठंडा एहसास था।
यानी कि जिस लड़की को उसने अपने लिए चुना था वह पहले भी किसी और की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती को उससे पहले भी कोई महसूस कर चुका था और ये बात विक्रम खुराना को किसी भी तौर से स्वीकार नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी थी। कोई उस पर नजर भी डाले या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सोचते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी सांसें जैसे घुटने लगी थीं और जब किसी पल उसे सुकून न मिला तो वह सीधे अंधेरे में खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर का मंजर देखने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा आ गया। उसका सहमा हुआ चेहरा, डर से कांपते होंठ, भीगी पलकों से चमकती वो नीली आंखें। वह सब याद करके विक्रम का दिल बुरी तरह बेचैन हो गया था और फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वह धीरे से फुसफुसाया, नेहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति पहले ही मर गया, वरना ये काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। फिर मेरे साथ ही रहोगी ना कि किसी और के साथ? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कहते ही उसने आसमान की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। चांद भी उसकी हंसी से डरकर बादलों की ओट में छुप गया और किस्मत दूर खड़ी नेहा की तकदीर पर अफसोस कर रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि विक्रम खुराना को जो पसंद आ जाए उसे छोड़ देना नामुमकिन था। 2 दिन बाद वह अपने ऑफिस में बैठा नेहा की तस्वीरें देख रहा था। वह विक्रम खुराना था जिसके पास हर ताकत थी। वह अपनी ताकत के बल पर हर चीज हासिल कर सकता था। उसके होंठों पर मुस्कान थी, ना जाने क्यों। जब से उसने नेहा को देखा था तब से उसकी मुस्कान उसके चेहरे से गायब ही नहीं हो रही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी फाइल बंद की और खाली जगह को घूरते हुए धीरे से कहा, अब मैं और देर नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूं, नेहा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने। ये बोलते ही वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और कदम दर कदम चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। उसकी पर्सनैलिटी हर किसी को प्रभावित करने वाली थी। वह काबिले तारीफ था। वह सीधे नेहा के घर की ओर बढ़ा। उसका रास्ता शहर के अंदरूनी इलाके की तरफ था। नेहा के घर का पता उसी मैसेज में था जिसमें उसकी सारी जानकारियां थीं। कुछ ही देर बाद वह एक कच्ची सड़क पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर नापसंदी के रंग साफ साफ झलक रहे थे। उसे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह बेचैनी का शिकार हो गया। लेकिन उसे पता था कि यहां आना उसकी मजबूरी थी। यहां रहने वाली लड़की ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए वह एक जर्जर से घर के सामने अपनी गाड़ी रोक चुका था। ये इलाका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। छोटे छोटे घर, आपस में जुड़ी छतें, गली में खेलते बच्चे और दरवाजों पर खड़ी मोहल्ले की औरतें, ये सब देखकर उसने नाक सिकोड़ी और गाड़ी से बाहर निकला। पूरा मोहल्ला उसकी महंगी गाड़ी और उसकी आकर्षक पर्सनालिटी को देखकर हैरान था। उसने नेहा के दरवाजे की बेल बजाई। पहली ही बेल पर दरवाजा खोल दिया गया। सामने शर्मा जी खड़े थे, जो शायद कहीं जाने के लिए तैयार थे। दरवाजे पर खड़े अनजान नौजवान को देखकर उनकी आंखों में कौतूहल उभर आया और फिर जैसे ही उनकी नज़र पीछे खड़े 4 बॉडीगार्ड्स पर पड़ी तो एक अनजाना सा डर उनके भीतर तक समा गया। शर्मा जी बेहद सभ्य, संस्कारी और इज्जतदार इंसान थे। उनका मोहल्ले वालों से भी कोई खास मेलजोल नहीं था। उनका वक्त सिर्फ अपने घर और दफ्तर के बीच ही गुजरता था। ऐसे में अपने दरवाजे पर इतने रईस आदमी को देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। वे सामने खड़े आदमी को गौर से देखने लगे। विक्रम ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और गंभीर लहजे में कहा, मेरा नाम विक्रम खुराना है। हो सकता है आपने मेरा नाम सुना हो। मैं वीसी इंडस्ट्रीज का मालिक हूं। कुछ पलों के लिए शर्मा जी एकदम अक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वीसी इंडस्ट्रीज का मालिक उनके दरवाजे पर खड़ा है। वे चौंक कर बोले, सर, आप यहां सब खैरियत? विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपसे आपकी सबसे छोटी बेटी के बारे में बात करनी है क्या? कुछ वक्त मिल सकता है? शर्मा जी का माथा तन गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस नौजवान को क्या जवाब दें। उसे घर में आने की इजाजत दें या साफ मना कर दें। वे चुपचाप दरवाजे पर ही खड़े रहे।
लेकिन विक्रम इंतजार करने वाले बालों में से नहीं था। वह बेशर्मी से घर के अंदर दाखिल हो गया। शर्मा जी की आंखों में नापसंद के रंग उभर आए। उन्हें यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई गैर मर्द उनके घर में यूं दाखिल हो। वह किसी मछली की तरह तड़पी और उसके आगे हाथ जोड़े, मगर उसी पल अर्जुन ने अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रख दिया और उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, और ना ही मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया है कि तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अगर मैं चाहता तो तुमसे बिना निकाह के ही रिश्ता बना सकता था, और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थीं। अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज भी उठाती तो मैं तुम्हारी आवाज आसानी से दबा सकता था, मगर यहां मामला कुछ और है। मैं जानता हूं प्रिया, तुम एक गरीब और जरूरतमंद लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए बहुत बेमतलब सी बात होगी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता हूं, लेकिन यह सच है। मैं ये बात दुनिया के सामने कबूल नहीं कर सकता, मगर इस बंद कमरे में मैं तुम्हें इस बात का एहसास जरूर दिला सकता हूं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। यह निकाह मैंने बेवजह नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपनी इज्जत बनाने के लिए किया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे अपने दिल से इजाजत नहीं दोगी। वह बहुत ठहर ठहर कर उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि प्रिया उसे हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा इतना शानदार मर्द उससे मोहब्बत का दावा कर रहा था। वह बेयकीनी से बोली, नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। उसकी डरी सहमी आवाज सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक भूली भटकी मुस्कान आई थी। उसने प्रिया के मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थाम लिया और बोला, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? और मुझे तुमसे झूठ बोलकर हासिल क्या होगा? तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं और तुम मेरे सामने उफ तक नहीं कर सकती। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। मैंने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, कभी किसी के सामने बैठकर प्यार का दावा नहीं किया। सिर्फ तुम एक अकेली लड़की हो जिसके सामने बैठकर सरदार अर्जुन सिंह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी नारी सुलभ अस्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। मैं तुम्हारे सामने बेबस हूं। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने यही तय किया था कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मौत दूंगा। तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें अपनी इसी नियत से फ्लैट पर लेकर गया था कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारूंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। लेकिन तुम्हें अपने सामने बेबस देखकर मेरा दिल पिघल गया था, और मैंने उसी पल मौलाना साहब और गवाहों का इंतजाम करके तुमसे निकाह कर लिया। मैं जानता हूं प्रिया, तुम्हारे लिए यह सब कबूल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यही सच है। यही सच है, और इस सच को तुम्हें मानना ही होगा। और वह नादान लड़की एकदम ही उसकी बातों में बहकती चली गई थी। उसे मालूम था कि सरदार अर्जुन सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी आदत में शुमार था कि वह कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता था, और उसे इस बात का भी एहसास था कि भला वह शख्स उसे हासिल करने के लिए ऐसी बातें क्यों करेगा। वह उसकी बीवी थी, और वह इतना ताकतवर था कि वह कुछ भी कर सकता था। लेकिन अगर वह मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो उसमें कहीं भी झूठ शामिल नहीं था। मुझे आप पर यकीन है, नजरें झुकाकर उसने कहा। उसकी रसीली पलकें, कांपते होंठ और चेहरे पर फैली लाली इस बात की गवाह थी कि इस रिश्ते को शुरू करने के लिए प्रिया की तरफ से हाँ है। और उसकी हाँ मिलते ही अर्जुन बुरी तरह मदहोश हो गया था। उसने एकदम प्रिया को अपने करीब किया था और उसे समझने का मौका दिए बिना उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जबकि वह एकदम से थमसी गई थी। पांव के अंगूठे से लेकर कान की लौ तक वह लाल पड़ चुकी थी, जबकि अर्जुन उसे अपनी तृष्णा मिटाने लगा था। वह हर चीज भुलाकर उसके वजूद में गुम हो गया था, और फिर वह धीरे धीरे उसकी खूबसूरती को हर पर्दे से आजाद करने लगा, जबकि प्रिया उसकी हर शरारत पर शर्म से लाल हो जाती थी।
और जब उसकी खूबसूरती पूरी तरह अर्जुन के सामने आई थी, तब वह आंखें हटाना भूल गया था। धीरे से उसने अपनी गर्म हथेलियों का स्पर्श प्रिया की नाजुक धड़कनों पर रखा था, और उन धड़कनों की नरमी को महसूस करते ही वह जैसे किसी नई दुनिया में पहुंच चुका था। जबकि शर्म से लाल होती प्रिया खुद एक नई दुनिया की सैर कर रही थी। जैसे जैसे अर्जुन के हाथ फिसल रहे थे, वैसे वैसे प्रिया एक सुखद अनुभूति का एहसास कर रही थी। ऐसा सुकून, ऐसा नशा जिसमें वह बिना पिए ही बहकने लगी थी। अगले ही पल उसने कसकर अर्जुन की कमर में अपनी नाजुक उंगलियां जमा दी थीं, और उसके होठों से एक मदहोश भरी सिसकी निकली थी। अर्जुन उसे ऐसी मीठी चोट देता कि वह पल भर में ही अपना होश खो देती। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, और सरदार अर्जुन सिंह ने एक ऐसी नाजुक सी हसीना को अपनी आगोश में समेटकर उसे इस हकीकत से रूबरू करवाया कि वह उस पर अपना हक रखता है, उससे मोहब्बत करता है। काफी देर तक वह उसके वजूद में गुम रहा, और फिर कहीं जाकर उससे अलग हुआ था। जबकि प्रिया का हाल बेहाल हो गया था। मुंह डालकर एक तरफ लेटी, गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि अर्जुन भी उसके माथे पर प्यार करता हुआ उससे अलग हुआ था। थैंक यू सो मच प्रिया मेरी जान, इतना सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। अर्जुन ने एक नज़र उसके नाजुक वजूद पर डाली थी। एक पल के लिए वह शर्मिंदा भी हुआ था। वह जानता था कि जो कुछ उसने किया वह कहीं ना कहीं गलत था। प्रिया अब भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गया था। उस लड़की को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके करीब जाकर वह उसकी जिंदगी तबाह कर चुका है। वह खामोशी से उठकर वॉशरूम चला गया। कुछ पल बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि प्रिया अपनी चादर अपने चारों ओर लपेट रही थी। यकीनन वह बाहर जाने का इरादा रखती थी। वह कमरे से बाहर कदम निकालती, इससे पहले ही अर्जुन ने उसकी कलाई थाम ली थी, और फिर उसे दीवार से पिन करते हुए उसके कान में सरगोशी भरी आवाज में बोला, अपना ख्याल मेरी अमानत समझकर रखना। मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ वह बहुत जल्दबाजी में हुआ है। शायद इस रिश्ते को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, लेकिन यह जज्बात होते ही बड़े मुनहज़ोर हैं। इनके आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन मेरी बात पर यकीन रखना, मैं अर्जुन सिंह तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। सरदार की बीवियां कभी इधर उधर नहीं देखती, बस सिर्फ और सिर्फ अपने खान की इज्जत बनकर रहती हैं। खान अपना सब कुछ झटक सकता है, लेकिन अपनी इज्जत नहीं, यहां तक कि इज्जत पर अपनी जान भी वार देता है। प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। वह शर्माते हुए लहजे में बोली, जी खान, मैं आपकी बात समझ रही हूं। उसका चेहरा लाल हो रहा था। यकीनन वह अर्जुन की बातों पर ईमान ले आई थी। अर्जुन ने उसके मासूम चेहरे को देखा, जो उसकी शिद्दत से लाल हो रहा था। उसने उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा स्पर्श दिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, फिलहाल के लिए तुम घर जाओ और आराम करो। कल टाइम से काम पर आ जाना और अपने शौहर की सेवा भी कर लेना। आखिर उसे भी तो तुम्हारी सेवा की जरूरत महसूस होगी ना। वो उसके मानी खेज अंदाज को बखूबी जानती थी, इसलिए शर्माते हुए कमरे से निकल गई। जबकि पीछे अर्जुन ने एक जोरदार कहकाहा लगाया था। जो वह चाहता था वह हासिल कर लेता था। उसे अपने आप पर गुरूर था। वह उस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन साथ ही उसे बर्बाद भी करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। एक सरदार के चेहरे पर थप्पड़ मारा था, और आज उसने प्रिया को पाकर यह साबित कर दिया था कि सरदार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना आप आईने में देखा था। बाल संवार कर वह शहर की ओर रवाना हो गया। उसका इरादा अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने का था, जो कई दिनों से उससे एक जरूरी बात करना चाहता था और अर्जुन से मिलने के लिए बेताब था। एक लंबी दूरी तय करके वह शहर पहुंच चुका था और सबसे पहले अपने बिजनेस पार्टनर रियाज शाह से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिले। वे दोनों गहरी दोस्ती रखते थे। रियाज ने अर्जुन का उस मुश्किल वक्त में साथ दिया था, जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। इसी वजह से अर्जुन हमेशा उसे इज्जत देता था
उसे अपनी सर आंखों पर बिठाता था। उसकी कोई बात ठुकराता नहीं था। आज भी शायद वह कोई अपनी मांग लेकर ही आया था, जिसे अर्जुन पूरा करने का पूरा इरादा रखता था। वे दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। इरादा तो बिजनेस मीटिंग का था, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन रियाज की वह जरूरी बात सुनना चाहता था, जिसके लिए वह कई दिनों से बेचैन हो रहा था। रियाज शाह उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं जानता हूं सरदार अर्जुन सिंह, तुम्हारी सोच बहुत अलग है और तुम एक अनोखे मिजाज के इंसान हो। तुम एक जागीरदार हो, तुम्हारे सिर पर गद्दी है। मगर आज मैं तुमसे जो मांगने वाला हूं वह बहुत बड़ा है। मुझे लगता है तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मेरी बात को समझोगे। जबकि अर्जुन सीने पर हाथ बांधे उसे गौर से सुन रहा था। वह समझ गया कि मामला काफी गंभीर है। तभी रियाज शाह इतनी भूमिका बांध रहा था, वरना जब भी कोई बात होती थी वह सीधे मुंह पर बोल दिया करता था। रियाज आगे बोला, मैं आज तुमसे अपनी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। मेरी बहन सायरा तुम्हें बहुत पसंद करती है। कई बार वह मेरे सामने तुम्हारा जिक्र कर चुकी है और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे और कारोबार में भी काफी ज्यादा फायदा होगा। बाबा की भी यही ख्वाहिश है। अगर तुम सायरा के लिए हाँ बोलते हो तो वह बड़ा प्रोजेक्ट भी हमें आसानी से मिल जाएगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आई। जिस प्रोजेक्ट को वे दोनों हासिल करना चाहते थे वह रियाज शाह के बाबा के हाथों में था। यही वजह थी कि वह कुछ पल के लिए खामोश हो गया। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने प्रिया का शर्माया हुआ चेहरा आ गया। अभी तो वह उससे ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का इजहार करके आया था। अभी तक प्रिया के वजूद की खुशबू अर्जुन के वजूद से गई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी तक उसकी बाहों में लिपटी हुई है और वह उसके नरम वजूद को महसूस कर रहा है। और अब सायरा से निकाह, वह कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर रियाज से बोला, मैं तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी बात को समझ रहा हूं। वह प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है और सायरा भी एक अच्छी लड़की है। लेकिन फिर भी रियाज, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं गद्दी का वारिस हूं और अपने बाप दादा की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। पहले मुझे उन्हें यह बात बतानी होगी, तभी रिश्ता तय हो सकता है। इसलिए मुझे 1-2 महीने का वक्त चाहिए। यह सुनकर रियाज की बाँछें खिल गईं। वह खुशी जाहिर करते हुए बोला, बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं उतना वक्त तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज अर्जुन, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फैसला सुना दो। बाबा, हर हाल में तुम्हें यह प्रोजेक्ट देने के लिए राजी है, लेकिन अगर तुम सायरा के रिश्ते के लिए हाँ बोलते हो। अर्जुन सोच में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिलहाल के लिए उसने अपना दिमाग इस तरफ से हटा दिया और सिर्फ डिनर करके हवेली लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह उसे किसी काम के सिलसिले में फिर से शहर जाना पड़ा। हालांकि उसका दिल तो नहीं जा रहा था। वह प्रिया को देखना चाहता था, लेकिन उसके काम पर आने से पहले ही उसे शहर आना पड़ा और अब रात होने को आई थी। अब तक तो प्रिया अपने घर भी चली गई होगी। इसके साथ साथ उसके दिमाग में रियाज की बातें भी आने लगीं। ड्राइविंग करते समय भी उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्या उसे सायरा के लिए हाँ बोल देनी चाहिए? अगर वह हाँ बोल देता तो फिर प्रिया का क्या होता? ये सोचते ही कुछ पलों के लिए उसने अपनी गाड़ी रोकी। प्रिया उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। उसने बेबसी से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा था। क्यों अर्जुन, इतना सोच विचार आखिर क्यों कर रहे हो? तुमने तो उससे बदला लेने के लिए शादी की थी ना। अब उसे पा लिया तो उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अपने ख्याल से परेशान होकर वह जोर जोर से ना में सिर हिलाने लगा। हाँ, मैंने उससे बदला लेने के लिए शादी की थी, लेकिन अब वह मेरे लिए बहुत अहम हो गई है। एक रात की संगत में वह मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। मैं उसे कभी यूं बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उसने यह बात अपने दिल से स्वीकार कर ली। हाँ, वह उसे पसंद करता है और यह पहली बार हुआ था कि अर्जुन सिंह को कोई पसंद आया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी गाड़ी का रुख प्रिया के घर की ओर डाल दिया। वह घर में दरवाज़ा खटखटाकर अंदर नहीं जाना चाहता था,
बल्कि छुपकर अंदर जाना चाहता था। कुछ वक्त उसके साथ बिताकर फिर वह हवेली लौटना चाहता था। उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था और फिलहाल उसे सुकून चाहिए था, और सुकून सिर्फ प्रिया के पास था। कुछ ही देर में वे गांव की सीमा में दाखिल हो गया और सीधा अपनी गाड़ी प्रिया के घर के सामने रोकी। वह दरवाजा खटखटाने की बजाय घर में कूद गया। 2 कमरों का वह कच्चा सा मकान बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उसने घर को देखते ही धीरे से कहा, घर है ये साबुनदानी। इतना छोटा, मगर फिलहाल उसने अपना ख्याल अपने दिमाग से झटक दिया था। उसकी महबूब बीवी इसी घर में थी, इसीलिए अभी के लिए यह मकान उसे बहुत आलीशान लग रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ एक कमरे के पास रुका। झांक कर देखा तो 2-4 पाइयां पड़ी थीं। वह समझ गया, ये प्रिया के माता पिता का कमरा है। यकीनन उसकी बीवी दूसरे कमरे में थी। वह सीधा दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर चारपाई की ओर बढ़ा। प्रिया गहरी नींद में थी जब अचानक उसने अपने चेहरे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। उसने झट से अपनी आंखें खोल दीं और अर्जुन को अपने ऊपर झुका देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह कुछ कहती, इससे पहले ही अर्जुन उसके और भी करीब आ गया और उसे अपने एहसास का यकीन दिलाने लगा। वह धीरे धीरे उसके वजूद की नरमी में खोने लगा और प्रिया भी उसकी बाहों में समा गई। हालांकि उसे डर भी था, अगर उसके माता पिता जाग जाते तो उसकी बहुत बदनामी होनी थी। मगर फिर यह सोचकर वह मुतमईन हो गई कि जब उसके माता पिता नींद की गोली लेकर सोते थे तो उनकी आंख सुबह से पहले नहीं खुलती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। प्रिया और अर्जुन के निकाह को पूरा 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में उनके बीच की हर दीवार गिर चुकी थी। अर्जुन की मोहब्बत को देखकर प्रिया ने भी अपना सिर झुका लिया था और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर आज तक उसके पास कोई लड़का नहीं आया था। वह एक गरीब घराने की लड़की थी। कई लड़कों ने उसे छूने की कोशिश की थी, मगर खुदा का शुक्र था, उसकी इज्जत हमेशा महफूज रही। सबसे अच्छी उसकी पर्दा करने की आदत थी, इसीलिए आज तक किसी भी मर्द ने उसे नहीं देखा था। यही वजह थी कि वह अब तक महफूज थी और मोहब्बत के झमेले से कोसों दूर थी। मगर अब अर्जुन की मोहब्बत को हासिल करके वह मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन अचानक हवेली में अर्जुन सिंह की शादी की चर्चा होने लगी। अर्जुन ने बहुत सोचने के बाद सायरा के लिए हाँ बोल दिया था। उसके लिए उसका कारोबार बहुत अहमियत रखता था। हाँ, वह प्रिया से मोहब्बत करता था, मगर वह सायरा को मना नहीं कर सकता था। ये उसके करियर का सवाल था, मगर वह यह नहीं जानता था कि इस दौरान वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोने वाला है। 2 दिन से प्रिया की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए बेगम साहिबा ने उसे छुट्टी दे रखी थी। खासकर अर्जुन सिंह की उस पर नजरें थीं, इसलिए कोई भी नौकर उससे बदतमीजी नहीं करता था। वह 2 दिन से काफी बेचैन थी। ना जाने क्यों उसे घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, मगर क्या वह नहीं जानती थी। आज तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वह हवेली की तरफ बढ़ी। 2 दिन हो गए थे, उसने अर्जुन का चेहरा तक नहीं देखा था। यही वजह थी कि शायद उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई थी, मगर उस वक्त वह डर के मारे सन्न रह गई थी। पूरे हवेली को रोशनी से सजाया जा रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ घमाघमी थी। कोई इधर उधर भाग रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। वह हैरान थी। वह सीधे नज़मा के पास गई और उससे पूछा तो मालूम हुआ कि अर्जुन सिंह शादी कर रहे हैं। अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी सायरा से 1 हफ्ते बाद उनका निकाह होने वाला है और जल्द ही रुखसती भी। ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान और सदमे में नज़मा को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेबसी में उसके लब खुल गए। सरदार कहाँ है? उसका लहजा भीगा हुआ था। नज़मा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नज़मा को महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने प्रिया को थामते हुए कहा, कहीं तूने सरदार से इश्क तो नहीं कर लिया? वैसे भी मैं काफी दिनों से देख रही हूं। सरदार को देखते ही तेरी आंखों में एक चमक सी उतर आती है और सरदार की भी तेरे ऊपर अच्छी खासी नजरे करम है। अगर ऐसा है तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे।
वह बड़े लोग हैं, हमारे जैसे छोटे लोग उनकी नज़र में कुछ भी नहीं। हम लोगों से वह अपना मन तो बहला सकते हैं, लेकिन सबके सामने सम्मान और इज्जत का रिश्ता नहीं दे सकते। प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह निढाल होकर वहीं कुर्सी पर गिर पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अर्जुन ने उससे मोहब्बत के दावे किए, वही उसे किसी और औरत के सामने छोड़ देगा। जिसने उसकी परवाह की, उसी ने उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन अनजान था कि प्रिया के अंदर उसकी एक नन्ही सी जान भी पल रही है। नज़्मा की बात गलत साबित नहीं हुई। धीरे धीरे शादी की तैयारियां पूरी होने लगी। अर्जुन पिछले 1 हफ्ते से हवेली नहीं आया था। वह सीधे बारात के दिन ही आने वाला था, क्योंकि उसे मालूम था कि हवेली में अब प्रिया भी होगी और वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। मगर एक ना एक दिन तो उसे आना ही था। आज बारात का दिन था और अर्जुन हवेली आ चुका था। वह अपने कमरे में तैयार हो रहा था। हवेली में सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी प्रिया बहुत एहतियात के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई। अर्जुन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर तनाव फैल गया, जिससे वह भाग रहा था। वहीं उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। प्रिया ने उसे दूल्हे के लिबास में देखा तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। अक्सर प्रिया उससे कहती थी, लाल रंग की शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छी लगेगी, और आज उसने सच में लाल रंग की शेरवानी पहनी थी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वह जबरन मुस्कुराई और अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन सिंह मुबारक हो आपको। अर्जुन ने एक ठंडी नज़र उसके वजूद पर डाली और कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे, लेकिन फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। वह प्रिया के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वह खुदगर्ज हो गया था और खुदगर्जी में उसे प्रिया के आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रिया का इस्तेमाल करके छोड़ने वाला किसी और के साथ शादी करने जा रहा था, मगर उसे यह नहीं पता था कि उस मासूम के अंदर उसकी एक नन्ही सी जान पल रही थी। बारात हवेली से धूमधाम से निकल गई। प्रिया ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा और हवेली से बाहर निकल आई। वह सीधा सड़क की ओर बढ़ने लगी। उसे मालूम था कि यह कदम उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे रास्तों का कोई इल्म नहीं था, मगर वह बेबस थी। उसने घर से निकलते वक्त कुछ सामान अपने साथ लिया था। कुछ पैसे भी थे जो कभी अर्जुन ने उसे दिए थे। वह सब सामान लेकर शहर जाने वाली बस में बैठ गई, मगर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। उसे डर लग रहा था। क्या उसके लिए यह कदम सही था? यही सोच सोचकर वह पागल होने के करीब आ गई थी। कुछ ही देर में बस चल पड़ी और शहर की ओर रवाना हो गई। उसने ठान लिया था, मैं अर्जुन सिंह को इतना तड़पाऊंगी कि उसे एहसास होगा कि मोहब्बत क्या चीज होती है। और यह हकीकत थी। जल्दी या देर से यही होना था। मगर दूसरी तरफ अर्जुन निकाह के लिए पहुंच चुका था, और ठीक निकाह के वक्त सायरा अपने आशिक के साथ भाग गई। यह सच नहीं था कि सायरा अर्जुन को पसंद करती थी, वह तो किसी और से मोहब्बत करती थी। अर्जुन का बिजनेस पार्टनर रियाज और सायरा का बाप ये शादी करवाना चाहते थे, मगर सायरा ने मौका देखकर सबकी आंखों में धूल झोंक दी और बहुत दूर निकल गई। अर्जुन गुस्से के मारे तड़प कर रह गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसकी इज्जत धूल में मिल गई थी। सब लोग उस पर थू-थू कर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। वह तुरंत वहां से निकलकर हवेली की ओर बढ़ गया। पूरे गांव को मालूम हो गया था कि सरदार अर्जुन सिंह की शादी होने वाली है, और अब यह बात पूरे गांव में फैल गई थी कि अर्जुन सिंह की होने वाली बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है। उनकी बहुत बदनामी हुई थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद अचानक उसे प्रिया का ख्याल आया। 2 दिन बीत चुके थे और प्रिया से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वह सीधे नज़्मा के पास गया और नज़्मा ने बताया कि वह तो अपने घर पर है, 2 दिन से हवेली आई ही नहीं है। उसका माथा ठनका। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। प्रिया की माँ उसे हर हाल में नौकरी पर भेजती थी। आखिर वह कहाँ कहाँ जा सकती है? वह सीधा प्रिया के घर गया और वहां जाकर पता चला कि 2 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रिया का कोई अता पता नहीं है। उसका दिमाग एकदम चकरा गया था। पहले सायरा और अब प्रिया, उसका दम घुटने लगा था। सायरा के भाग जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन प्रिया के चले जाने से ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन प्रिया की कोई खैर खबर नहीं थी। कुछ महीनों के बाद उसकी हालत खराब होने लगी। वो पागलों की तरह प्रिया को ढूंढने लगा। वह खुले खजाने प्रिया को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने घर में सबको बता दिया था कि उसने प्रिया से निकाह कर लिया था। और अब पूरे गांव को मालूम हो गया था कि सरदार अर्जुन सिंह प्रिया से निकाह कर चुके हैं। जब यह बात हवेली में फैली तो सब लोग दंग रह गए थे कि एक नौकर की बेटी से सरदार ने शादी कर ली। मगर अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वह प्रिया को ढूंढने के पीछे पागल हो गया था, लेकिन प्रिया उसे नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे प्रिया को गए पूरे 3 साल बीत चुके थे। इस दौरान अर्जुन से कई बार कहा गया कि वह शादी कर ले, लेकिन वह चुप रहता। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह बस खामोश बैठा रहता, सिर्फ पंचायतों के कामों में अपना वक्त गुजारता था। उसने अपना कारोबार भी रियाज से अलग कर लिया था, क्योंकि उसी आदमी की वजह से उसकी मोहब्बत प्रिया उससे दूर हुई थी। वह जानता था कि सायरा से निकाह करके वह गलती कर रहा था, लेकिन बिजनेस के कारण वह मजबूर था। उसने सोचा था कि निकाह के बाद वह प्रिया को भी अपनी बीवी की तरह अपनाएगा और उसे एक अलग घर में रखेगा और सबके सामने उसे वह हक और सम्मान देगा जिसकी वह हकदार थी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं, जब किसी चीज के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे जरूर पूरी करता है। वह हर तहज्जुद में प्रिया के लिए दुआ मांगता था कि वह उसे मिल जाए। उसकी मोहब्बत में वह हर पल तड़प रहा था और अल्लाह ने उसकी तरफ से मांगी गई दुआ कबूल कर ली थी। प्रिया शहर जाने के बाद एक एनजीओ में रह रही थी और 3 सालों से वहीं थी। नौकरी करके वह अपने बेटे का और अपना पेट पाल रही थी। अल्लाह ने उसे अपनी एक बड़ी नेमत से नवाजा था, मगर यह बात किसी को मालूम नहीं थी। कई दिनों बाद अर्जुन किसी काम से शहर आया। उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, जब अचानक किसी एहसास के तहत उसने दाईं ओर देखा और वहीं ठहर गया। ये वही चेहरा था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। वह काले रंग के लिबास में थी, बाल बिखरे हुए थे, सिर पर दुपट्टा जमाए काफी घबराई हुई लग रही थी। एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े वह सड़क पार करने के लिए गाड़ियों के रुकने का इंतजार कर रही थी। मगर जैसे ही अर्जुन की नजर उस बच्चे पर पड़ी, वह सब समझ गया था। ये उसका ही खून था। बच्चा बिल्कुल अर्जुन की कॉपी था। वह तड़पकर गाड़ी से बाहर आया, दौड़कर प्रिया की ओर बढ़ा। कई सालों बाद अर्जुन को सामने देखकर प्रिया भी एकदम जड़ हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शख्स है जो उसके सामने खड़ा है। मगर सरदार अर्जुन सिंह आंखें फाड़े प्रिया को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया के गालों को छुआ था और उसके वजूद को महसूस करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर वह अचानक ही जमीन पर झुकता चला गया। वह घुटनों के बल प्रिया के सामने बैठा था, जो हमेशा अपनी मर्जी का मालिक रहा। आज अब सबके सामने उसके कदमों में बैठा था। हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया, खुदा के लिए मेरी खता को माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हुआ हूं, यह मैं और मेरा खुदा जानते हैं। अल्लाह के लिए मेरे पास आ जाओ। मैंने पूरे गांव को बता दिया है कि तुम मेरी बीवी हो। अब मैं तुम्हें दोबारा दूर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने प्रिया को अपने गले से लगा लिया, जबकि वह अब तक बिल्कुल सुन खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सरदार अर्जुन सिंह उसके कदमों में बैठा था। इस शख्स की हालत देखकर वह हैरान हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। वह पहले से काफी कमजोर भी लग रहा था। तभी 3 साल का आदिल तड़पकर अपनी मां से लिपट गया। जैसे ही अर्जुन ने अपने पैरों पर किसी के छोटे छोटे हाथों का एहसास किया, वह एकदम चौंक गया। उसने कभी उस बच्चे को देखा तो कभी प्रिया को, और फिर वह बात भी प्रिया ने बता दी कि यह संतान उसी की है। वह खुशी से निहाल हो गया था। उसने एक बार भी यह सवाल नहीं पूछा कि वह कहाँ रह रही थी, इन 3 सालों में उसने कहाँ गुजारे थे। उसने एक बार भी नहीं कहा कि यह बेटा उसका है या नहीं। उसे प्रिया पर यकीन था, और उसका यही यकीन प्रिया के दिल में एक बार फिर उसके लिए मोहब्बत जगा चुका था। वह उसे लेकर हवेली आ गया था।
उनका स्वागत बहुत ही शानदार अंदाज में किया गया था। अपना पोता देखकर उसकी माँ भी निहाल हो गई थी। उसे देखते ही सब पहचान गए थे कि यह सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की ही औलाद हो सकता है। और यह सच है। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इंतजार का मीठा फल। प्रिया के कदम हवेली में पड़ते ही बीते 3 साल जैसे किसी अधूरे ख्वाब की तरह लगने लगे थे। जगह वहीं थी, लोग वहीं थे, पर माहौल अब बिल्कुल अलग था। जब अर्जुन ने सबके सामने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ अंदर ले गया, तो प्रिया की आंखें नम हो गई थीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह दिन भी आएगा जब अर्जुन उसे पूरे मानसान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। रात के सन्नाटे में प्रिया बालकनी में खड़ी थी। वह अभी तक अर्जुन के करीब नहीं गई थी, जबकि अर्जुन अंदर कमरे में बैठा बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। और जब बेचैनी कम ना हुई, तो वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बालकनी में आया था। ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। तभी पीछे से अर्जुन आया और धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रिया ने झटके से पीछे देखा। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, और जब अर्जुन उसके करीब होने लगा, तो उसने अर्जुन को एक धक्का दिया था। पहले तो अर्जुन हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, अभी भी मुझसे डरती हो? डरती नहीं हूं, लेकिन पहले 3 सालों का हिसाब तो ले लो। मैं कहाँ रही और कैसे रही? मैंने बहुत मुश्किल से ये 3 साल गुजारे हैं। एक अकेली औरत के लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भेड़िए बसते हैं। मैं जिस एनजीओ में रहती थी, वहां का मालिक मेरे ऊपर गंदी नजर डालता था। एक दिन वह मेरे कमरे में घुस आया था। उस वक्त मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैं उसके आगे रोती रही, लेकिन उसको मेरे ऊपर रहम नहीं आया था। और जैसे ही वह मेरे करीब हुआ और जब उसने मेरी हालत देखी, तो खुद ब खुद मेरे कदमों में गिर गया था और फिर मुझे हाथ लगाए बिना चुपचाप रोता हुआ चला गया था। खुदा ने उसके दिल में अपना खौफ पैदा कर दिया था कि वह एक प्रेग्नेंट औरत को हाथ ना लगा सका, लेकिन कुछ पल के लिए ही सही, उसने मुझे अपनी बाहों में जरूर भरा था। और यह जिंदगी में पहली बार था कि किसी गैर मर्द ने मुझे इस तरह छुआ था। मैं बहुत रोई थी। उसका स्पर्श मुझे अंगारों पर झलाकर रख देता था। बताते बताते प्रिया रो पड़ी थी, और अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसकी वजह से उस मासूम सी लड़की ने क्या कुछ नहीं सही था। उसने खींचकर प्रिया को अपने करीब कर लिया था। मुझे तुम पर पूरा यकीन है प्रिया। मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं चाहता। बस तुम मेरे पास आ गई हो, मेरे लिए यही काफी है। और मैं यकीनन से कह सकता हूं, तुम अपनी गुजरी सारी तकलीफें, सारे दर्द भुला दोगी जब मैं तुम्हें अपने प्यार की बारिश में भिगो दूंगा। प्रिया ने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन अर्जुन ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, 3 साल बहुत मुश्किल थे प्रिया। तुम्हारे बिना हर दिन एक सजा जैसा था। मैंने खुद को बहुत सजा दी, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने हल्की आवाज में कहा, और अगर मैं फिर से दूर चली जाऊं? अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी आगोश में ले लिया और धीमे से फुसफुसाया, या तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया से ढूंढकर वापस ले आऊंगा। अब तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी नहीं कर सकता। अगले कुछ हफ्तों में हवेली में हर कोई खुश था। प्रिया और अर्जुन के बीच अब पहले जैसी दूरियां नहीं थीं। अर्जुन उसके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखता, उसे हंसाने की कोशिश करता, और जब प्रिया अपने बीते दिनों की तकलीफों में खो जाती, तो अर्जुन उसे अपने प्यार से बहलाने की कोशिश करता। एक दिन दोपहर में प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, जब अर्जुन चुपचाप पीछे से आया और उसकी गोद में एक खूबसूरत रेशमी साड़ी रख दी। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। ये किस लिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कल हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मुझे लगता है हमने ज्यादा वक्त साथ में नहीं बिताया, लेकिन अब मैं हर वह खुशी तुम्हें देना चाहता हूं जिससे तुम महरूम रही। प्रिया की आंखों में प्यार उमड़ आया। उसने साड़ी उठाकर देखी और हल्के से मुस्कुराई। तो अब क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, यह कोई नई शुरुआत नहीं प्रिया, यह वही अधूरी कहानी है जिसे अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूं।
उस रात हवेली फिर से रोशनी से जगमगा उठा था, जैसे आज ही उन दोनों की शादी हुई थी। और अर्जुन ने अपना कमरा बिल्कुल सुहाग रात के कमरे के जैसा सजवाया था। और जब प्रिया कमरे में दाखिल हुई तो उसकी धड़कनों ने बेइख्तियार शोर मचाया था। 3 साल की वीरानी उसके दिल में अब भी मौजूद थी, और अब उस वीरानी को वह भरना चाहती थी अपने पति की बाहों में जाकर। और जब अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने भी प्रिया के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे। उसे इस कदर मोहब्बत दी थी कि वह सब कुछ भूलकर उसे माफ कर चुकी थी। उनके रिश्ते में इस बार ना कोई दर्द था, ना कोई अफसोस, सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत थी जो आखिरकार मुकम्मल होने जा रही थी। दोस्तों, क्या अर्जुन माफी के काबिल था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।